दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन दिस मीटिंग। हमारी रंगबाज सेना, हम लोगों की रंगबाज सेना अपने सिद्धांतों पे काम करती है, अपने विचारों पे काम करती है, अपने सोच पे काम करती है। हम सबसे बेसिक शुरुआत यहीं से करते हैं कि लोग जब भी मीटिंग होती है तो ये कहते हैं कि माताओं, बहनों, बुजुर्गों, दुनिया की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक पारिवारिक रिश्ते हैं जिनको आदमी प्रलोभन देने के लिए या आकर्षित करने के लिए बाहर उपयोग करता है और ये जाहिर करना चाहता है कि हम लोग आपके बहुत घनिष्ठ हैं, और वोट लेने के चक्कर में या किसी भी अपनी बात को मनवाने के चक्कर में या ताली बजवाने के चक्कर में इन शब्दों का उपयोग करते हैं। हमारे रंगबाज सेना में दोस्त सबका यूज किया जाता है। दोस्त एक ऐसा वर्ड है जो सारे रिश्तों से ऊपर एक रिश्ता है। तो हम लोग किसी भी बुजुर्ग के साथ में, माता के साथ में, पिता के साथ में, बहन के साथ में, किसी के साथ में A to Z दोस्ती कर सकते हैं, दोस्ती का रिश्ता बना सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने दोस्त बनाने का अपना एक फैसला किया, अपना एक सोच में परिवर्तन किया है, क्योंकि हम पुरानी सोचों को हटा रहे हैं, नई सोचों को कन्वर्ट करके इसमें ला रहे हैं। बेसिक चीज़ ये है कि सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी घिसी पिटी बातों पे, पुरानी घिसी पिटी चीज़ों पे अगर आप जाओगे तो वक्त बर्बाद करोगे। नया विकास करिए, नया डेवलपमेंट करिए, नई सोच को लाइए, नए काम करिए, नए दिशा में चलिए। इसी संदर्भ में हम ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारी रंगबाज सेना से जुड़े नवयुवकों ने ये कहा कि आप ताकत बढ़ाने के लिए, ताकत पैदा करने के लिए संगठन बनाते हैं। उसके बाद आप अपने इस संगठन में आत्मबल बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है कि जब तक आप संगठित नहीं होगे, जब तक आप एक नहीं होगे, तब तक आप ताकतवर नहीं होंगे। और ताकतवर हो तो जाओगे, मोहल्ले में हो जाओगे, समाज में हो जाओगे, सारी जगह हो जाओगे, लेकिन युवाओं का भी मानना सही है कि अगर आप शासन में नहीं पहुंचते हो तो आप अपनी बात को कैसे कह सकते हो, आप अपनी बात का इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। कल की डेट तक तालिबानी ये चिल्लाते थे, सोच का फर्क था अफगानिस्तानी और तालिबानी में। वो आतंकवादी संगठन था, लेकिन उनकी अपनी कुछ मान्यताएं, अपनी रूढ़िवादिताएं हैं, अपने कुछ कल्चर हैं, अपने चीज़ों को वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज से नहीं, 20 साल से इस चीज़ में लगे हुए हैं कि ये अफगान में लागू किया जाए और हमारी सत्ता हो जाए। उसी के तहत उन्होंने जाकर के कब्जा कर लिया। अब वो वहाँ की सरकार में जब आ जाएंगे, अभी सरकार, तालिबान कोई देश नहीं है, नॉट अ कंट्री, ना कोई एक आंदोलन है, सोच का आंदोलन है। उस आंदोलन का उन्होंने कब्जा कर लिया। अब वो अफगानिस्तान में जाकर अपनी सरकार बना लेंगे, उनकी सेना हो जाएगी, उनकी पुलिस हो जाएगी, उनका प्रशासन हो जाएगा, उनका शासन हो जाएगा, तो वो अपनी सोच को लागू कर पाएंगे। इसी तरह से हम लोग अपनी सोच को लागू करने के लिए युवाओं को हमने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हम लोग युवाओं को विधानसभा तक ले जाने का प्रयास अभी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक पार्टी का निर्माण किया, राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया। रंगबाज सेना एक सामाजिक संगठन है जिसके तहत हमने सारे काम किए जो समाज को टच करते हुए काम है, जिससे समाज में सुधार आ सकता है, सुधार आता है, उसको लाने के सारे प्रयास किए और हर क्षेत्र में काम किया। जन जागरूकता पे तो मैंने जितना भी काम हो सकता था वो काम किया। रोज 2 घंटे 3 घंटे लिख करके
जितनी जन जागरूकता फैलाई जा सकती है उसका फैलाने का काम किया। उसके बाद हमारी पार्टी सामाजिक नव निर्माण पार्टी का गठन हम लोगों ने किया। सामाजिक नव निर्माण पार्टी से हम लोग अपने कुछ युवाओं को, हम ये बात नहीं कहते या हम अपनी फर्जी की बातें हाँकने की कोशिश नहीं करते हैं कि जिस पे कोई विश्वास ही न करे कि हम 425 विधानसभा में लड़ाएंगे और 300 में लड़ाएंगे और सब में जिता ले जाएंगे, सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन हम अपने कुछ युवाओं को सत्ता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और सत्ता तक ले जाएंगे। ये हमारा एम है, ये हमारा लक्ष्य है, यही हमारा टारगेट है, जिस दिशा में आज ये मीटिंग बुलाई गई है। आप लोग बहुत गहराई से ये समझ लीजिए कि जब तक आप इन्हीं सब चीज़ों पे, जैसे कि अन्य पार्टियां काम कर रही हैं, अगर आपने करना शुरू किया तो आप भी लाइन में लग जाओगे। तो हमारी सोच जो रंगबाज सेना की आज से 5 साल पहले से चली आ रही है, उसमें हमने कोई बदलाव विशेष नहीं किए। उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि आप खड़ी मीटिंग में जितने भी भाषण दीजिए, जितना भी कुछ कहिए, सबको दोस्त बनाइए। दोस्त प्यार से बात कर सकता है, दोस्त झुझलाहट नहीं करेगा, दोस्त आपसे खुल के बात करेगा, अपनी बात कहेगा, आप भी अपनी बात कहोगे, हंसी मजाक करोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और उसके पीछे जो रिश्ता होता है वो प्यार का रिश्ता होता है, लगाव का रिश्ता होता है। उन रिश्तों पे आप सामाजिक काम को करना चालू कर दीजिए। अब जैसे कि एक एक बताते, बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा मैं, कि हमारे यहाँ जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों की फोटो नहीं लगाई जाती। किसी महापुरुष की फोटो हम लोग नहीं लगाते। हमारी मान्यता ये है कि जितने भी महापुरुष हैं सबकी किताबें पढ़ो, सबसे शिक्षा लो और सबसे शिक्षा लेने के बाद अपने अंदर ग्रहण करो और उनको लागू करो। किसी एक विशिष्ट महापुरुष ने किसी एक विषय में ही कोई काम किया होगा। जैसे हमारे जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने बहुत क्षेत्रों में काम किया, संविधान लिखा, बहुत किताबें लिखी, बहुत कुछ किया। गांधी जी के विचार अलग थे, नेहरू जी के विचार अलग थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार अलग थे, पटेल जी के विचार अलग थे। तो सारे विचारों में कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने गलत बात कह दी हो। उन विचारों को आप संकलित करके उनको पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने में लागू करिए और उसको समाज में फैलाइए। जिस तरह से धर्म पे आइए, धर्म में किसी धर्म में खराब बात नहीं बताई गई है, लेकिन ये धर्म तो वैसे ही है कि आपके जीवन को पार करने के लिए शिक्षा देते हैं कि आप अच्छी तरह से अपने जीवन को कैसे पार कर सकते हैं। तो धर्म के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो, चूँकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में हिंदू और मुसलमान रहते हैं, इनको राजनीतिक रूप से यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग समान रूप से जैसे हिंदुओं को मानते हैं वैसे ही मुसलमानों को भी मानेंगे। इनके धार्मिक बात पे दोनों लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि सारे मंदिर और मस्जिद बंद थे, ताले पड़े थे, सब लोग अपने घर में पूजा पाठ कर रहे थे, तो इसको हम लोग अपने अंदर क्यों ना लागू कर लें अब कि आप मंदिर मस्जिद को बंद कर दीजिए, अपने घरों में अजान करिए, अपने घर में पूजा करिए, अपने घर में आस्था रखिए, अपने घर में कुछ भी करिए। कोई आपसे नहीं कहने जा रहा। इससे फ़ायदा ये होगा कि समाज के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। आप करना बंद कर दीजिए। क्या है मतलब धर्म का ये जो एक हम लोगों की कौम है, हिंदू कौम, वो केवल हिंदुस्तान में निवास करती है, इसलिए इनकी सोच और जो मुसलमान सोच के लोग हैं जो पूरे विश्व में 57 देशों में निवास करते हैं, उनकी सोचों में अंतर है।
अब एक देश में हम लोग एक नहीं हैं, जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, सारी चीज़ों में बटे, तो इतने मुसलमान 57 देशों में बटे हैं, तो सबकी सोचें अलग अलग होगी, सारा मुसलमान एक जैसा नहीं होता। इसलिए हम हिंदुस्तान के मुसलमान को भारतीय मुसलमान कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों की सोच ये है कि ये सारा आगे सामने सब मुसलमानों की बस्ती है, लेकिन हम लोग प्यार से आते हैं, हम लोगों के साथ भी रहते हैं। वो यहाँ देखिए बैठे हुए हैं, तो प्यार से भी रहते हैं लोग। अपने अपने विचारों से कुछ के अंदर ये भी होता, आतंकवाद भी है हिंदुस्तान में, बहुत लोग तोड़ फोड़ भी करना चाहते हैं। ये मानसिकता होती है, ये आदमी की आदतों को होती है, आप नहीं बदल सकते। या तो उनको मार दिया जाता है या जेलों में ठूस दिया जाता है ऐसे लोगों को। तो अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, आप समाज के लिए करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो हम राजनीति में आपसे कहते हैं कि आप इस बात को धारण करिए, इस बात को लोगों को बताइए कि अगर हमारी चलिए हम लोग सत्ता में आए, हम लोग विधानसभा में बोलेंगे, तो हम इस बात का प्रयास करेंगे कि मंदिर मस्जिद में पूजा बंद होनी चाहिए, नमाज बंद होनी चाहिए, घरों में उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जाति की बात आती है। जाति एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर आदमी कूद कर अपना वोट साधने के लिए आपको लड़ाता है, भिड़ाता है, सब कुछ करता है, आरक्षण का लालच देता है। मैं तो आरक्षण के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तो ओबीसी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं फलाने के लिए लड़ रहा हूँ, मैं कुर्मी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं यादव के लिए लड़ रहा हूँ। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि संविधान में लिखा हुआ है कि जाति, जिस जाति में आप पैदा हुए हो उस जाति में आप रहोगे, मतलब जीवन भर आपको उसी जाति का रहना है। इसका मतलब जाति नहीं खत्म हो सकती। या संविधान को बदलिए, तो संविधान को कौन बदल सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बदल सकती है। तो हम लोग अभी बात उतने ऊपर तक ना ले जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय सोच हमारी है। अगर राष्ट्रीय सोच की बात अगर होगी हमसे, तो हम ये कहेंगे कि आप संविधान में परिवर्तन करके ये शब्द खत्म कर दीजिए ताकि जाति खत्म हो जाए, एक बात। दूसरी, जो जातियों का पैमाना है कि हम कुर्मी हैं, हम फलाने हैं, हम दिमागे हैं, ये हैं, इसमें से जो जातिवाद किया जाता है समाज के अंदर, जो पार्टियां समाज के अंदर करती हैं, माइकों से बोलती हैं, भाषण देती हैं, ये एक दरवाज़ा है आपके घर का। घर के अंदर आपका परिवार रहता है, आपका रिश्तेदार रहता है, आपके नातेदार रहते हैं, आपके यहाँ शादी होती है, बारात होती है, उसमें सब आपके जाति के लोग आते हैं और भी लोग आते हैं, लेकिन मुख्य जाति के लोग आते हैं, क्योंकि रिश्तेदार, नातेदार, खून का रिश्ता, ब्लड का रिश्ता, ये सब आपकी जाति में होता है। उसको आप घर के अंदर कर लीजिए। लेकिन जब आप समाज में निकलिए तो आप केवल समाज की बात करिए, क्योंकि वहाँ मुसलमान भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, और यादव मिलेगा, कुर्मी मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, हजारों जातियाँ मिलेगी। आप ऑफिस जाते हो, आप अपना व्यापार करते हो, आप अपना सारा काम करते हो, तो जब काम करते हो जा करके वहाँ पर, तो वहाँ ये थोड़ी पूछते हो आप किस जाति के, तो हम आपको सामान देंगे वरना नहीं देंगे। तो समाज के अंदर इसको आप बंद कर दीजिए, जाति को मजबूत करिए। क्योंकि हमारा संगठन आत्मबल को मजबूत करता है। आत्मबल कैसे मजबूत होता है? जब आप खुद मजबूत होते हो, आपका परिवार मजबूत होता है, आपकी जाति मजबूत होती है, आपके लोग मजबूत होते हैं। तो आप अपने को मजबूत करिए, अपने परिवार को मजबूत करिए, अपने जाति को मजबूत करिए। हमारा कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं है, हम विरोधी नहीं हैं। तो इस दिशा में अगर आपको कुर्मी जाति, जैसे मैं कुर्मी जाति का हूँ, अगर कुर्मी जाति को आपको मजबूत करना है, या लोग कर रहे हैं, या संगठन बना कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल के कर रहे हैं, बहुत दिशा में कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। यादव लोग भी करें, सारे लोग करें, अपनी अपनी जातियों को मजबूत करें। कुल मिलाकर के समाज के अंदर ही तो उनको उतरना है। जब सब मजबूत हो जाएंगे तो समाज ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। ये हमारी सोच है। तो हम लोग समाज को मजबूत करने की दिशा में भी काम इसी तरह से करते हैं। और आगे बढ़िए तो मैं बड़े बड़े उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार में हम ये मांग करते हैं, या युवा हमारे जब पहुंच जाएंगे, हम लगातार मांग कर रहे हैं फेसबुक पे या सब में, जिस माध्यम से हो सकता है धरना प्रदर्शन करके, कि अगर आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी नेम प्लेट से जाति शब्द, सूचक शब्द हटा दीजिए।
ये हमारी मांग है। क्यों? क्योंकि जाति, हम भी जिस जाति के हैं और अधिकारी जिस जाति के हैं, तो हम लोग ट्यूनिंग बनाने लगते हैं, हम लोग आपस में बड़ी जल्दी एक होने लगते हैं। तो अगर अधिकारियों को देखा जाए, अगर सरकारी पद देखा जाए, तो वहाँ जाति का क्या महत्व है? वहाँ पर तो एक तरह से हम लोग शपथ लेके काम करते हैं कि हम लोग सारे लोगों को एक समान समझेंगे। तो ये जाति को आपको हटाना चाहिए। सरकार से हम इस माध्यम से कह रहे हैं कि आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी नेम प्लेट से जाति हटा दीजिए। दूसरा, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको बॉडी वार्म कैमरा जो ऑडियो और वीडियो दोनों की रिकॉर्डिंग करता है, उनको आप सबको पहना दीजिए। जब इतना खर्चा हो रहा है, दुनिया में खर्चे होते हैं, देखिए आज लखनऊ के अंदर हर चौराहे पे लाइटें लग गई, ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कि महंगी महंगी लाइटें लग रही हैं। तो वो एक सस्ता सा कैमरा सारे लोगों को अगर पहना दिया जाए तो क्या होगा कि हर सरकारी कर्मचारी जब भी जितनी देर भी अपनी सीट पे रहेगा या अपना सर्विस टाइम में काम करेगा तो वो सतर्क रहेगा और लोगों का काम करेगा। क्यों? कि अगर मेरा काम नहीं किया, मुझसे उसने बदतमीजी से बोल दिया, तो वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए सेव हो रही है। मास्टर कंप्यूटर में जाकर के वो सेव हो जाती है जाके। तो उस मास्टर कंप्यूटर से हम इस चीज़ को निकाल लेंगे, कंप्लेन करेंगे, भाई साहब 2:20 में मैं गया था, उन्होंने मेरा काम नहीं किया, ये किया, ये बदतमीजी करी, या ये पैसे मांगे, या ये डिमांड करी, उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो सुधार की दिशा में सरकार को ये हमारा एक सजेशन है कि आप इसको भी लागू करिए भ्रष्टाचार की दिशा में। तो हमारा संगठन जो हमारी सामाजिक पार्टी है, नवनिर्माण पार्टी, उसमें हम लोग नए तरीके से काम करने की बात करते हैं। इसके आगे आप बढ़िए कि हमने ये कहा है कि जरा इसको दोस्तों, इसके बाद आरक्षण पे भी हम ये सोचते हैं, हमारी पार्टी का ये सोचना है कि अगर सभी वर्णों, सभी जातियों को जो हिंदुस्तान में निवास करती हैं, उनके ज़रूरतमंदों को, वास्तविक ज़रूरतमंदों को अगर आरक्षण दे दिया जाए तो सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ये ब्राह्मणों को, सवर्णों को इतना आरक्षण, बैकवर्डों को इतना आरक्षण, दलितों को इतना आरक्षण, फलाने को इतना आरक्षण, ये सब लड़ाई खत्म हो जाएगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार इसमें आ रहा है, कहीं वो आ रहा है, कहीं आयोग बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो आप ये बताइए हमको कि जितने, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कुछ भी हो, जो आरक्षण का सिस्टम रखा गया है, आरक्षण की परिभाषा दी गई है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, इसके बाद आर्थिक लोग जोड़ देते हैं, लेकिन दो ही हैं संविधान में। तो अगर आर्थिक भी जोड़ लिया जाए तो जितने भी जातियां हैं और जितने भी धर्म हैं, इन सब के अंदर ज़रूरतमंद, सभी ज़रूरतमंद एक तरह से होंगे। ये हम नहीं मान सकते कि ब्राह्मणों में पिछड़े नहीं हैं, कि दलितों में पिछड़े नहीं हैं, कि शूद्रों में नहीं है, कि वो क्या नाम है ठाकुरों में नहीं है, कि किस जाति में नहीं है। तो हमारी जो पार्टी है आरक्षण का विरोध नहीं करती है, प्लस इसको संशोधित करने की मांग करती है कि आप सभी ज़रूरतमंदों को समान रूप से आरक्षण दें। इसके बाद हमारी मुख्य, ये सब मुख्य बातें बता रहा हूँ मैं। मैंने कोरोना देखा, आपने भी कोरोना देखा, आपने भी लोगों की क्राइसिस देखी, हमने भी क्राइसिस देखी। हमने भी आज की डेट में लोगों के अंदर जाकर देखा, लोगों से पूछ के देखा, लोगों से, क्योंकि व्यापार में भी हूँ मैं, सर्विस क्लास भी मेरे पास हैं, सारी तरह के लोगों के बीच में रहने के बाद हमने ये आंदोलन चलाया। काफ़ी दिनों से आंदोलन ये कार्यरत है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं, अमीर के लिए बहुत पैसा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है ये अपना
इस कोरोना में पिस गया। इससे पहले भी हम तो खुल के कहते हैं कि नोटबंदी के बाद से व्यवसाय में दिक्कत आई थी, सारे लोगों को दिक्कत आई थी, वो उस पर नहीं जाना चाहते या सही था या गलत था। लेकिन नोटबंदी के बाद से, मोदी सरकार आने के बाद से मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार इसलिए परेशान हो गया कि व्यापारी परेशान हो गए। व्यापारियों का व्यापार सही ढंग से नहीं चला, और चला थोड़ा बहुत तो कोरोना ने मार दिया। कोरोना ने जो मारा, जो डिस्टर्ब किया, मध्यम वर्गीय परिवारों के दिक्कतों में सबसे बड़ी चीज़ है बिजली। अब गर्मी में आता है, गर्मी में तो आदमी रहेगा भाई, एसी है तो एसी चलाएगा, कूलर है तो कूलर चलाएगा, पंखा है तो पंखा चलाएगा। कमाई है नहीं, बिजली का बिल आ रहा है। यहाँ तो पढ़ाई भी बंद थी लेकिन वो फीस का भी बिल आ रहा है। तीसरी चीज़, वो बैंकों से अगर पैसा लिया, मोहल्ले से पैसा लिया, किसी जानने वाले से पैसा लिया, वो डंडा करने पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवार भी, मध्यम वर्गीय आदमी भी, व्यापारी भी आपका एक पार्ट है, सरकार का एक हिस्सा है। सरकार को सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि आप मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं पे ध्यान दीजिए। इसके बाद जो मैंने एक बात उठाई है इस अपनी सामाजिक नवनिर्माण पार्टी से, वो ये है कि पानी, बिजली और फीस, तीन चीज़ों को मौलिक अधिकारों में शामिल कर देना चाहिए। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, आदमी की ज़रूरत है ही है। बिजली एक ऐसी चीज़ है कि बिजली को मोदी जी ने पूरे गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। उसी बिजली से ही तो बच्चे चार्ज करते हैं, उसी बिजली से नेट चलता है, उसी बिजली से टीवी चलता है, आपकी बात पहुंचती है, आपकी योजनाएं पहुंचती हैं, आपका मोबाइल चलता है। तो उसी बिजली को मौलिक अधिकारों में शामिल कर दीजिए, यानी कि इन सबको का पैसा अलग से चार्ज नहीं होना चाहिए। इतना पैसा बढ़ता है, इतना पैसा बढ़ता है, इतना कर्जा माफ़ी होता है, इतना सब कुछ होता है, सब गरीबों के लिए होता है। तो क्या ये मध्यम वर्गीय जो लोग हैं ये इस देश में नहीं रहते हैं क्या? तो मैं इनके तरफ से ये बात कह रहा हूँ। ये आंदोलन हमारा लगातार बहुत दिनों से चला आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये हम इस बात को आज इसलिए आपसे बता रहे हैं कि आप लोगों के पास जाएंगे तो आपकी पार्टी क्या करती है, आपकी पार्टी कैसे चलती है, उस पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा सिद्धांत है मज़े से आनंद की ओर, रंगबाज सेना का सिद्धांत है कि मज़े से आनंद की ओर। आप उसी काम को करिए जिस काम में आपको मज़ा आए। आपको मज़ा आ रहा है गाना गाने में, लेकिन आपके पिताजी कह रहे हैं आईएएस बन जाओ। आपको मज़ा आ रहा है आर्ट बनाने में, लेकिन पिताजी कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ। आपको डॉक्टर बनने में मज़ा आ रहा है तो आपको वो कह रहे हैं कि नहीं आईएएस बन जाओ। तो कहने का मतलब आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज बता दूँ मैं, इसका फार्मूला एक ही है कि मज़े से आनंद की, और जिस काम में मज़ा आए उस काम को आप करिए, आपको निश्चित रूप से जल्दी सफलता मिल जाएगी। और इसी चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रंगबाज सेना में काम करने में हमको मज़ा आता है। बहुत लोग कहते हैं नाम बदल दो, फलाना बदल दो, ढिमाका बदल दो। आज तक नाम भी 2-4 बार बदलने की कोशिश की, लेकिन 5 साल से मैं लिखता हूँ, जब भी कलम उठाता हूँ, रंगबाज में जितनी एनर्जी है वो किसी भी शब्द में एनर्जी नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। औरों में होगी ज़रूर, लेकिन इसमें भी इतनी एनर्जी है कि लिखने की का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या करूं, एक टारगेट है, एक मिशन है कि जिसको गुंडा बदमाश लोग कहते हैं, जो एक धारणा बनी हुई है पूरे समाज में कि ये शब्द रंगबाज गुंडा बदमाशी का है, उसको हम ये कहते हैं, ये आत्म बल के मजबूत आदमी का नाम है। रंगबाज उसी को कहते हैं जो समाज के अंदर अलग काम करता है, समाज के लिए बहुत कुछ काम करता है, जिसके अंदर जा कर के आदमी सुरक्षित महसूस करता है, वो है। हम मानते हैं कि गुंडा बदमाश का भी जो होता है वो माफियाओं का आत्मबल बड़ा मजबूत होता है, तभी वो गोली चला देते हैं, पैसा छीन लेते हैं, सबका कब्जा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उनके घर जहन में एक डर होता है, पुलिस का जीवन भर रहता है, या तो मारे जाते हैं या ठोक दिए जाते हैं। वो हम युवाओं को 2 दिशाएं दिखाते हैं। एक तो दिशा ये हो गई, एक हो गई आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, कलाकार बनिए, नेता बनिए, मंत्री बनिए, कुछ भी बनिए।
तो ये सामाजिक रंगबाज है, इनको कहते हैं सामाजिक रंगबाज। सभासद आपके यहाँ सामाजिक रंगबाज है, आपका जो वो ग्राम प्रधान है वो सामाजिक रंगबाज है, आप उसके पास जाते हैं वो काम होता है। तो आपको मैं युवाओं को दिशा दिखा रहा हूँ कि आप इस दिशा में मत जाइए। आत्मबल इनके पास भी मजबूत है, आत्मबल इनके पास भी मजबूत है, लेकिन इनका आत्मबल डरपोक वाला है। ये डरते हैं, जीवन भर डरते हैं, मारे जाते हैं, इनका कोई चरित्र नहीं है, समाज में लोग कोई इनको नहीं पूछता है। आप इस दिशा में जाइए, पढ़ाई करिए। पढ़ना एक सबसे बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। शिक्षा, योग्यता और हुनर, तीन में से मेरी मानना ये है कि हमारी जो सामाजिक नवनिर्माण पार्टी है वो बेस इनका जो उसका है वो तीन चीज़ों का है, शिक्षा, योग्यता और हुनर। एक चीज़ और याद आ गई, मैं आपको बता दूं, एक आंदोलन मेरा और बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। अगर आप इसको समझें गौर से कि अपने नाम के साथ योग्यता, हुनर या एजुकेशन डिग्री लगाएं, नाम के साथ। हम ये नहीं कह रहे जाति हटा दीजिए, आप जाति लगी रहने दीजिए, लेकिन नाम के साथ लगाइए। हमारी घंटी बजती है तो कहते हैं कि ये अविनाश जी आए हैं, अविनाश शुक्ला आए हैं, तो मैं समझ गया अविनाश शुक्ला कौन है, हम नहीं जानते, मान लो उसको। उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर अविनाश शुक्ला आए हैं, तो मैं समझ जाऊँगा यार डॉक्टर साहब आए हैं, कोई वकील अविनाश शुक्ला, एडवोकेट अविनाश शुक्ला आए हैं, या कार मैकेनिक अविनाश शुक्ला आए हैं, या फिटर अविनाश शुक्ला आए हैं, या वैज्ञानिक अविनाश शुक्ला आए हैं। तो आपको अपने नाम, देखिए मेरे चीज़ को अगर आप अपना लेते हो तो इसमें आपके शर्म की बात नहीं है। ये एक सामाजिक काम है, समाज के एक पार्ट बन करके हम अपने विचारधारा रख रहे हैं, हम उस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इसको समाज में लागू किया जाए तो ये कितना अच्छा होगा। इसमें क्या है, आपकी जाति लगी हुई है, अविनाश शुक्ला तो अविनाश शुक्ला ही हैं, लेकिन अगर उसके साथ में आप योग्यता लगा दीजिए या डिग्री लगा दीजिए या हुनर लगा दीजिए। हुनर भी बहुत होता है, गाना गाते हैं, ये हुनर हो गया, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, बहुत बढ़िया डांस करते हैं, बहुत बढ़िया ये करते हैं, बढ़िया वो करते हैं। तो हुनर लगा दीजिए तो आपकी समाज में मान्यता बढ़ जाएगी। एक तो दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा कि भाई साहब आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं। तो नाम भी यही है और करते क्या हैं ये भी यही है, दोनों चीज़ों फुलफिल कर गई। तो आप ट्रेन में जा रहे हो, आप उससे प्लेन से जा रहे हो। जी सर, आपका क्या परिचय? अविनाश शुक्ला, वैज्ञानिक। लीजिए 2-3 शब्दों में एक शब्द बढ़ाया और सारी चीज़ें आपके बारे में वो जान गया। अब वो समझ गया आपका ग्रेड क्या है, आप कैसे बात कर सकते हो। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारा आंदोलन पिछले 3 साल से चल रहा है समान शिक्षा पे, जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई, 2021 की नई शिक्षा नीति, उसमें हम लोगों ने समान शिक्षा का अपना एक रखा कि सबको शिक्षा और समान शिक्षा। अब नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हमने इस आंदोलन को रोक दिया था कि शायद इस पॉलिसी के तहत या इस आंदोलन के तहत या ये जो आपकी नई नीति आई है इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जैसे शिक्षा विभाग बना दिया गया है, सेंट्रल में शिक्षा बोर्ड बना दिया गया है, उसके मंत्री बना दिए गए हैं। तो अब बहुत सारे चेंज हो गए, बहुत कुछ चेंज हुआ है। मोदी जी का मैं थैंकफुल कहूँगा, इस केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद कहूँगा कि इतना बड़ा आज़ादी के बाद चेंज अब बिल ला करके इन्होंने किया है। तो जो हमारा फ़ायदा क्या होगा या आपका फ़ायदा क्या होगा, जब आप गांव-गांव में जाओगे और आप बताओगे टीचर अविनाश शुक्ला आए हैं या डॉक्टर अविनाश शुक्ला आए हैं, तो आपसे ये कहेंगे टीचर है भाई, इनसे तो कुछ भी पूछ सकते हो, टीचर पढ़ा सकता है। डॉक्टर अविनाश शुक्ला बीमारी, अरे यार डॉक्टर साहब मेरी ये बीमारी है, मेरे बच्चे नहीं बीमार है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं। 100-200 का फ़ायदा भी हो सकता है, आपका व्यापार भी चल सकता है। एक बात कह रहे हैं, तो फोटोग्राफर आए हैं, फोटोग्राफर अविनाश शुक्ला आए हैं, तो फोटोग्राफर भाई साहब हमारे यहाँ 4 फोटो खींच दीजिए, हमारे यहाँ ये फंक्शन है ये कर दीजिए।
तो आपका प्रचार प्रसार होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो इसमें काम होगा वो ये होगा कि बच्चों को ये समझाने में आसानी हो जाएगी, बेटा पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम डिग्री नहीं लगा सकते, कोई डिग्री नहीं होगी तो क्या लगाओगे, कोई तुम सीखोगे चीज़ नहीं, टेक्निकल एजुकेशन नहीं लोगे तो तुम्हारे अंदर हुनर क्या होगा, क्या चीज़ तुम करोगे। और कोई नौकरी नहीं होगी तो आईएएस लगा सकते हो ना, पीसीएस लगा सकते हो ना, बाबू लगा सकते हो ना, कुछ भी लगा सकते हो। तो इनको, लड़कियों को, बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप अगर ये नहीं करोगे तो देखो सब लोग लगा रहे हैं अपने सामने, तुम्हारे पास क्या लगेगा। तो तुम क्या अशिक्षित लगाओगे, अशिक्षित अविनाश शुक्ला, नील अविनाश शुक्ला, या कुछ नहीं आता है अविनाश शुक्ला। तो अविनाश शुक्ला एक तरह से पहचान है, तो आपको इस दिशा में भी सोचना है। तो बहुत ज़्यादा लंबा विषय अब हम नहीं खींचेंगे, लगभग मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि सोच बदल कर, कहते हैं ना सोच बदलेंगे तो नज़रिया बदल जाएगा, सोच बदलेंगे तो नज़रिया बदल जाएगा। गरीब आदमी भी अमीर आदमी नज़र आएगा। कैसे, एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है। अमीर आदमी के पास पैसा बहुत है तो ये जानकर लोग बड़ा भाई चाय लाइए, फलाना लाइए, दिमाग लाइए, वो आ गए। गरीब आदमी को नहीं पूछते। लेकिन अगर कोई हुनर है, अगर कोई एजुकेशन है उसके पास, अगर कोई भी योग्यता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो मैं ये जानता हूँ कि ये पैसे वाले अपने पैसे को ही संभालते रह जाएंगे, वो आगे बढ़ के देश की ऊंचाई पर उठ जाएगा। कितने गरीब आदमी हैं जिनके अंदर हुनर होता है या किसी चीज़ को सीख लेते हैं, अपने अंदर गट्स पैदा कर लेते हैं, बात करने का पैदा कर लेते हैं। आप ही बहुत अच्छा बोलना जानते हो, आपको नॉलेज हो, आप स्टेज में एक बार बोल दीजिए, लोगों को पसंद आ जाए तो आप कहीं ना कहीं एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाते हो। आप गाना बहुत अच्छा गाते हो तो गाना गाने से आप बड़ी ऊंचाइयाँ उधर। ये तो आजकल जो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में जो सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया आपको कहीं पर भी पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप केवल इसलिए जीवन ना जिए कि आपको दूसरे की बुराई करनी है। हम लोग सरकार की बुराई करने पे विश्वास नहीं करते। हमारी पार्टी है, हम विपक्षी कहला सकते हैं, कहलाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे किसी भी जब चुनाव होता है तो किसी भी दल को जनता वोट देती है इसलिए कि 5 साल जा कर के आप देश में सुधार करिए, काम करिए। और जब वो सरकार काम करती है तो विपक्ष के लोग उसकी टांग घसीटते हैं और कहते हैं प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है। तो प्रश्न पूछिए, आप उनको सलाह दीजिए, लेकिन टांग मत घसीटिए। हम लोग वो काम नहीं करते, हमारा दल, हमारी पार्टी वो काम नहीं करती। हम लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं। हम अक्सर मोदी की और योगी की बड़ाई करते हैं। हमारे सामने अखिलेश यादव की सरकार नहीं रही है, किसी की सरकार नहीं रही, क्योंकि हमारी 5 साल की मियाद है। तो अगर इनकी भी पार्टी अच्छा काम करेगी तो मैं उसकी बड़ाई करूँगा, किसी की भी पार्टी अच्छा काम करेगी तो मैं उसकी बड़ाई करूँगा, ताकि वो जनता का जनादेश का पालन कर रही है, जनता के कामों को कर रही है। अगर गलत करती है तो हम उसका विरोध करेंगे, हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। हमारे युवा अगर पहुंच जाएंगे तो यही काम करेंगे कि भाई ये गलती कर रहे हैं आप योगी जी या मोदी जी, आप गलत कर रहे हैं, इसमें आप सुधार करिए। कोई सजेशन होगा तो हम चुराए बैठे कि हमारी सरकार आएगी तो मैं लागू कर दूंगा। अरे भाई इनको बताइए अभी लागू हो जाए, जनता का फायदा हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लोग दिमाग में नहीं आती, सरकार के दिमाग में नहीं आती। तो आप अपनी उन चीज़ों को लागू कराने के लिए सलाह दीजिए। हमारी जो सोच है वो सोच ये भी है कि हम लोग अपनी दुश्मन, कहते हैं ना दुश्मन एक तरह से, कि एक सरकार आई नहीं कि लोग गिराने में लग गए। अरे भाई 5 साल का जनादेश है, उनको 5 साल आप ही लोगों ने चुना है, आपकी जनता ने चुना है, जिनसे आप फिर दोबारा 5 साल बाद कहोगे नहीं हमको चुनो। अरे भाई तुमको काहे चुने, जो अच्छा होगा उसको चुना जाएगा। तो सरकार को काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी आगे उनको प्रोत्साहन देती है और बुराई करती है, प्लस उनसे क्वेश्चन भी पूछती है, धरना प्रदर्शन भी करती है, ज़रूरत होती है।
वो भी करती है और अपने लिए वोट भी मांगती है। हम एक तरह से ये बात जो बता रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे कुछ नौजवानों को विधानसभा में पहुंचा दीजिएगा। हम लोग कुछ ही, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, खास तौर से अवध क्षेत्र जो है जिसके करीब 23-24 ज़िले हैं, इनके अलावा कुछ और प्रदेशों, जो लोग, बहुत सारे लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमको टिकट दीजिएगा, वो हमारे रंगबाज सेना के जो सिद्धांत हैं, जो काम करना का तरीका है, उससे वो अट्रैक्ट हैं, उनसे वो जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। और आपको शायद ये चीज़ का मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले की बात को छोड़ दीजिए, देश के सारे प्रदेशों से हमारे रंगबाज सेना से लोग जुड़े हुए हैं और हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। उसी को, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के पॉपुलैरिटी पे हम अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह से हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, सोच बदलने के लिए काम करेंगे, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हम लोग इस समाज के लिए काम करेंगे, अपने घर, अपने आप को मजबूत करके, अपने परिवार को मजबूत करके, अपने समाज को मजबूत करके राष्ट्र के लिए काम करेंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय सोच की पार्टी है। इसके बाद हम अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। लगभग मैंने बात कह दी है। फिर एक बार पुनः इतना कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे सलाह दीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक पे आइए, रंगबाज सेना टाइप करिए, सामाजिक नव निर्माण पार्टी टाइप करिए, सुनील पटेल टाइप करिए। इसके अलावा भी आत्मबल निर्माण संगठन है, उसको टाइप करिए। पटेल सेवा समिति है जो अपना काम करती है, उसको टाइप करिए और हमसे जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू।